नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। 7 बजने वाले हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत धुआंधार अंदाज के साथ न्यूज हेडक्वार्टर की। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हो गए। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 5वीं बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होगी। पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर रहा है और भारत भी अपनी तैयारी लगातार कर रहा है। पाकिस्तान लगातार घीदड़ बपकी दे रहा है तो भारत अपनी रणनीति से पाकिस्तान को शिकस्त पर शिकस्त दिए जा रहा है। रिपोर्ट देखें। जंग की यह तस्वीर 1971 की है। दुनिया जानती है कि 71 की जंग में पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ था। पाकिस्तान भी जानता है कि भारत के सामने घुटने टेकने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। के 54 साल गुजर गए, यानी 54 साल बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर जंग वाली फांस अपने गले में ले ली है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि यह भारत 54 साल पहले वाला नहीं है। बदलते भारत की ताकत को पाकिस्तान बखूबी जानता भी है। तभी कभी शहबाज शरीफ और उनके नेता गीदड़ भभकी देते हैं तो कभी सीमा पार से पाकिस्तानी सेना बौखलाहट में फायरिंग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात जरूर हैं, लेकिन जंग से पहले ही कई मोर्चों पर भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। चाहे सिंधु जल समझौते के जरिए हो, वाघा बॉर्डर बंद करके हो, पाकिस्तानी वीजा बंद करते हो या फिर पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक हो। भारत का गुस्सा और तैयारी देखकर पाकिस्तान खौफ में है, लेकिन अंदर ही अंदर जंग की तैयारी जरूर कर रहा है। अगर 5वीं बार जंग हुई तो पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए, इससे पहले पाकिस्तान के साथ भारत ने 4 बार जंग लड़ा है और हर बार भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ा है। अगर इस बार दोनों देशों के बीच जंग हुई तो होगा क्या, देखिए जरा। इसे समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने कितने दिनों बाद घुटने टेक दिए थे। बिल्कुल 1 साल जंग चली। कब? 1947 से 48 में 1949 को रात 11:59 पर जंग खत्म हो गई। गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाक का कब्जा, पीओके पर पाक का कब्जा। 1965 की जंग 17 दिन का युद्ध हुआ और 23 दिसंबर 1965 को जंग खत्म हो गई। देखिए, भारत ने लाहौर तक बढ़त बना ली थी। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप पर जंग बंद हुआ। युद्ध नहीं रुकता तो लाहौर भारत के पार होता और इस जंग से दुनिया भर में भारत का कद बढ़ता। 1971 की जंग 13 दिनों का युद्ध हुआ और भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत हुई। इसमें पाकिस्तान की बड़ी शिकस्त हुई। बांग्लादेश का गठन हुआ। ढाक में पाक का आत्मसमर्पण हुआ। 93,000 सैनिकों को कौन भूल सकता है। पतलून गीली हो गई थी। देखिए, 1999 की जंग करीब 60 दिनों का युद्ध हुआ, यानी 2 महीने तक लगभग। कारगिल पर भारत का कब्जा हो गया। बोफोर्स तोपों ने पाक को शिकस्त दी। टाइगर हिल्स पर भारत का तिरंगा लहरा दिया गया और पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया वहां से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी भारत पाकिस्तान के युद्ध से जुड़ी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का तनाव बढ़ता चला जा रहा है। भारत ने तैयारियां शुरू कर दी। 7 मई यानी कल देश में मॉक ड्रिल होने जा रही है और मकसद जंग जैसे हालात हुए तो लोग कैसे सुरक्षित हो पाएंगे, इसे सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट देखें। क्या पहलगाम पर बदले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या आतंक पर अंतिम और निर्णायक प्रहार होने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि चंद घंटे बाद देश में युद्ध का सायरन बजेगा। 1971 की भारत पाक जंग के बाद ये पहला मौका है जब देश में मेगा मॉक ड्रिल होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का ऑर्डर दिया है। आदेश के तहत 244 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कुछ गांव भी शामिल हैं। मॉक ड्रिल का मकसद सिविल डिफेंस की तैयारियों की जांच करना और उन्हें बेहतर बनाना है। इस अभ्यास में जिला अधिकारी, सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, कॉलेज और स्कूल के छात्र हिस्सा लेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंक को कल्पना से परे सजा देने का लक्ष्य रखा है। भारत की इस तैयारी को उसी कदम से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान में जंग की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि हिंदुस्तान हर स्थिति के लिए खुद को मजबूत कर रहा है। इस बीच आपका यह जानना भी बेहद जरूरी है कि एयर रेड वार्निंग और सायरन क्या होता है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। जंग के खतरे से पहले चेतावनी देने के लिए एयर रेड सायरन का इस्तेमाल होता है। इजराइल में भी चेतावनी देने वाला सायरन हर जगह लगा हुआ है। यूक्रेन में भी चेतावनी देने वाला सायरन मौजूद है। इजराइल में हवाई हमलों की चेतावनी देने के लिए आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन, हवाई अड्डों पर रेड सायरन, सब कुछ मौजूद है।
पाकिस्तान का कोई रॉकेट भारत में अगर गलती से प्रवेश भी कर जाता है तो बच जाएगा यहां पर रेड सायरन। पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल की भारत में एंट्री होगी तो सायरन बज उठेगा। और अगर पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट प्रवेश करेगा तो रेड वार्निंग सायरन जरूर बजेगा। वायुसेना की तरफ से यह रेड वायरिंग सायरन बजाया जाता है। यह रेड सायरिंग सायरन कुछ ही सेकंड पहले भेजा जाएगा। देखिए, अलर्ट भेजने से लोगों को छुपने के लिए वक्त मिल जाता है ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें और फौज, एयरफोर्स अपना काम बखूबी कर सके। यही वजह है कि ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉक ड्रिल के जरिए हर आदमी को, हर नागरिक को शिक्षित किया जा रहा है। आपातकाल में नागरिकों को कैसे बचाना है, इसके लिए एक तस्वीर जम्मू से भी आई है। जम्मू के एक स्कूल में छात्रों को मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इमरजेंसी के हालात हुए तो हर मुश्किल से कैसे निपटा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। देखिए रिपोर्ट। टीचर ने ऑर्डर दिया, सायरन बजा, स्टूडेंट्स ने पोजीशन संभाली, बिना वक्त गंवाए बच्चे टेबल के नीचे छिप गए। दुश्मन अगर जंग छेड़ता है तो खुद को कैसे बचाना है, कैसे आपात स्थिति का सामना करना है, जम्मू के इस स्कूल में यही गुर बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। मेरी बात को आप समझ के समझे कि अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है? हमेशा एक बात का आप ध्यान रखोगे कि पहले अपनी सुरक्षा। अगर बच्चे स्कूल परिसर में हों और अचानक सायरन बजे तो क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे एक दूसरे को बचाना है। मॉक ड्रिल में बच्चों को यह अभ्यास कराया गया। वैसे तो 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल होगी, लेकिन जम्मू के स्कूलों ने पहले ही कमर कस ली है ताकि इमरजेंसी में बच्चे खुद को भी बचा सकें और दूसरों को भी बचाव के गुर सिखा सकें। वहीं श्रीनगर की बात कर लें तो श्रीनगर में भी मॉक ड्रिल का ट्रेलर दिखा गया है और एनडीआरएफ की टीम ने डल झील में मॉक ड्रिल को अंजाम दिया है। इसमें नाव पलटने पर बचाव का अभ्यास किया गया। तैयारियां कितनी बड़ी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली से 795 किलोमीटर दूर श्रीनगर की डल झील से आई ये तस्वीरें भारत की मुकम्मल तैयारी की गवाह हैं। डल झील पर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला, गृह मंत्रालय के आदेश पर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल का मकसद यह है कि अगर डल झील में कोई नाव पलटती है तो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और कैसे लोगों को बचाया जाएगा, यानी आपात हालत में जिंदगियों को कैसे बचाना है, इसका अभ्यास किया गया। युद्ध के हालात में अगर कोई बोट कैप्चर होती है और अगर कोई बोट क्रैश होती है या कोई बोट डूबती है तो उसमें फंसे लोगों को कैसे बचाना है, इसको लेकर ये देखिए एक मॉक ड्रिल की जा रही है। एक तरफ डल झील में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ घाटी का सुरक्षा घेरा और कड़ा किया गया है। मॉक ड्रिल से पहले राजौरी और पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच कल देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। अलग अलग प्रदेशों में इससे जुड़ी तैयारियां चल भी रही हैं। लखनऊ की पुलिस लाइंस में अभ्यास किया गया इसको लेकर। किसी भी इमरजेंसी की हालत में पूरा देश तैयार रहेगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं तो राज्यों की मशीनरी भी हरकत में आई। लखनऊ की पुलिस लाइन में अभ्यास शुरू हो गया है। आज की ड्रिल में आग पर कैसे काबू पाया जाना है, इसका अभ्यास किया गया। इसके अलावा घायलों को उठाकर सुरक्षित जगहों की ओर ले जाना और अस्पताल भेजने का भी अभ्यास किया गया। यूपी के 15 जिलों में सिविल डिफेंस नेटवर्क में 26 जिले होते हैं कवर। लखनऊ, कानपुर, आगरा में मॉक ड्रिल, वाराणसी, मेरठ में भी होगा अभ्यास, गोरखपुर, प्रयागराज में भी प्रैक्टिस। प्रशासन, आम लोग, छात्र हिस्सा लेंगे। दिल्ली में भी तैयारियां हो रही हैं। वीवीआईपी कनॉट प्लेस क्षेत्र में पुलिस का जमावड़ा दिखा। कई जगहों पर खाकी अमले की तैनाती की गई है। मकसद बस एक है, किसी भी इमरजेंसी की हालत में बिना किसी हड़बड़ी के अपने फर्ज को अंजाम दिया जाए। देखिए, पाकिस्तान से जंग की स्थिति में देश भर में मॉक ड्रिल करके बचाव के उपाय किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। और आपको कैसे युद्ध की स्थिति में बचना है, आपका अपना बचाव कैसे करना है, वो भी जानिए। हम आपको विस्तार से बताते हैं। भारत में कई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। भारत में हवाई हमला झेलने वाले कई निर्माण भी मौजूद हैं। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं तो तुरंत सबवे या फिर अंडरपास में चले जाएं, वहां छुप सकते हैं।
रॉकेट या मिसाइल का टुकड़ा सबवे या अंडरपास के ऊपर गिरता है तो उसका असर बेहद कम होता है। अगर आप किसी इमारत में हैं तो ये रेड सायरन बजने की स्थिति में इमारत के मुख्य द्वार से दूर हट जाएं। इमारत के ऐसे हिस्से में न खड़े हो जहां सिर्फ एक परत की दीवार हो या चारों तरफ की बड़ी बड़ी खिड़कियां हो, तो ऐसे इलाके से बचना है। जी हाँ, अब देखिए, अगर आगे बढ़ें तो भारत के कूटनीतिक कदमों से पाकिस्तान की कमर टूटने लगी है। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान का खजाना भी खाली होता जा रहा है। अलर्ट रहने के लिए ही पाकिस्तान रोज 4 अरब रुपए फूंक डाल रहा है। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए यह बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, आयात निर्यात बंद, वीजा बंद, चिट्ठी पत्री भी बंद। भारत की इसी विराट कूटनीति से पाकिस्तान करा रहा है। कंगाली में पहले ही आटा गीला था, अब भारत से बैर मोल लेकर पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक कमर और झुक गई है। बिना जंग लड़े ही पाकिस्तान कैसे हारता दिख रहा है। भारत की स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक का असर यह हुआ है कि लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की एक रिपोर्ट बताती है कि बिना जंग लड़े हारा पाकिस्तान। सिर्फ अलर्ट रहने के लिए रोजाना करीब 4 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सीमा पर फौज की तैनाती, विमानों का तेल, सरहद पर साजो सामान भेजने के लिए पाकिस्तान सरकार करीब $13 मिलियन खर्च करने को मजबूर है। पहले ही पाकिस्तान की 90% इकोनॉमी कर्जों के दलदल में धंसी है। अब खैरात के पैसों पर पाकिस्तान कैसे जंग लड़ेगा, यह मियां शरीफ को सोचना चाहिए। वैसे तो सोचना पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को भी चाहिए जो भारत को जंग और एटम बम की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। देखिए, जंग से पहले ही सिर्फ अलर्ट रहने के लिए पाकिस्तान रोज 4 अरब पाकिस्तानी रुपए फूंक रहा है, वो भी तब जब पाकिस्तान का सैन्य बजट भारत से 10 गुना कम है। बचेगा क्या, नंगा नहाएगा क्या और निछोड़ेगा क्या? देखिए, दोनों मुल्कों के बीच जो सैन्य बजट की तुलना करें तो आपके सामने स्थिति आ जाएगी। रक्षा बजट जो है वो पाकिस्तान का 6.21 लाख करोड़ है, जबकि रक्षा बजट जो भारत का है 2122 अरब, माफ कीजिएगा जी, उल्टा है बिल्कुल। रक्षा करोड़ जो है, रक्षा बजट ये वही तो चाहते हैं लेकिन हमें करना नहीं। 1 लाख करोड़ है और पाकिस्तान का रक्षा बजट मात्र 2122 अरब रुपए है। बिल्कुल, देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हम बता रहे हैं भारत ने कुल 6.21 लाख करोड़ का रक्षा बजट निर्धारित किया है, जो अमेरिकी डॉलर में करीब $75 बिलियन बैठता है, जबकि पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट 2122 अरब पाकिस्तानी रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जीडीपी का कुल बजट है वो भारत का बजट जीडीपी का 1.9% है और पाकिस्तान का कुल जीडीपी का 1.7%। लेकिन भारत का जीडीपी कितना है? अंतर है वो इतना है कि भारत इस समय चौथे पायदान पे खड़ा है और पाकिस्तान कभी 45 पायदान पे। तो अमेरिकी डॉलर के हिसाब से करीब $7.64 बिलियन होता है। और भारत का रक्षा बजट भारत की जीडीपी का आपको बताया हमने कि करीब 1.9% है, जबकि पाकिस्तानी रक्षा बजट जीडीपी का करीब 1.7% है। अंतर आप समझ सकते हैं। तो अंतर समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की क्या गत होगी कि अगर युद्ध जैसे हालात बने, भारत ने हमला किया, तो पाकिस्तान कुछ दिन छोड़िए कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगा। भारत पाकिस्तान के रक्षा बजट के असल फर्क तो आपको समझ में आ गया। सैनिकों पर खर्च होने वाली रकम भी आपको हम समझा देते हैं। बिल्कुल, भारत वर्सेस पाकिस्तान, कहां कौन खड़ा है? भारत अपने प्रति सैनिक पर करीब $42,000 सालाना खर्च करता है, यानी करीब 35 लाख रुपए एक सैनिक पर खर्च करते हैं भारत की सरकार की तरफ से। जबकि पाकिस्तान सालाना अपने प्रति सैनिक पर सिर्फ $13,400 खर्च करती है। पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से यह रकम 11,39,000 रुपए ही बनती है। यानी भारत पाकिस्तान के रक्षा बजट में जमीन आसमान का फर्क है। और वैसे भी हर एक मामले में जमीन आसमान का ही फर्क है भारत और पाकिस्तान में, चाहे सोच हो या किसी भी मोर्चे पर। क्यों विकास? और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता और इसलिए हम कहते हैं बार बार कि पाकिस्तान के हुक्मरान गीदड़ भभकियां देना बंद करें। पहलगाम हमले के बाद सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन भी पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में जारी है। तो आतंकवादियों की दहशतगर्दी की बड़ी प्लानिंग के खुलासे के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट मोड पर है, देश ही अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। आतंक का होगा विनाश, सुरक्षा बल चुन चुन कर करेंगे आतंकियों का सत्यानाश। इसी मकसद के साथ सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। घाटी में चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चल रहा है ताकि दहशतगर्द उनकी नजरों से बच नहीं पाए। यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी की है, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
पूरे राजौरी में सुरक्षा बलों की तैनाती में भी काफी इजाफा किया गया है। पहलगाम हमले के बाद अब सुरक्षा बल आतंकवादियों से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसी के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। सीमा पार से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा कई जगहों पर खास चौकियां भी बनाई गई हैं। राजौरी की तरह पुंछ में भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है और सभी गाड़ियों की गहन चेकिंग की जा रही है। घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, वैसे कहा जाता है कि कर्ज के पैसों से यानी खैरात के पैसों पर जंग लड़ी नहीं जाती, लेकिन पाकिस्तान को यह समझ आता नहीं। समझ में आएगा भी कैसे, क्योंकि आतंकवादियों एसआई के दबाव में इतने ज्यादा है। 12 दिन से पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है और कंगाली में आटा गीला पाकिस्तान का हो रहा है। 288 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरहद पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 12वें दिन भी पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ा। बीती रात फिर से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर फायरिंग की गई। हरकतों से कब बाज आएगा पाकिस्तान? पाकिस्तानी रेंजर्स ने कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और जम्मू के पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर सेक्टर्स में फायरिंग की। पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। देखिए, खौफ में आया पाकिस्तान और बौखलाहट में एलओसी पर फायरिंग के अलावा कई हरकतें भी कर रहा है नापाक पाकिस्तान। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं और भारत में जंग की तैयारियों के बीच गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। जी, बैठक में इस बात की समीक्षा हुई कि लोगों को कैसे मॉक ड्रिल के लिए ट्रेनिंग देनी है। पहलगाम आतंकवादी अटैक के बाद अभी भारत ने बदला लेने का माहौल ही बनाया है, लेकिन अभी से ही पाकिस्तान की हवा खराब है, टाइट है। सूत्रों से रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तानी जनरलों ने अपनी हिफाजत के लिए भाड़े के सैनिकों को हायर कर लिया है। क्या पाक जनरलों को अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं है? क्या भाड़े के सैनिकों के सहारे जंग लड़ेगा पाकिस्तान? पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की चेतावनी से पाकिस्तान इतने टेंशन में है कि जंग से पहले ही उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। इस बीच पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने विदेशी भाड़े के सैनिकों को हायर किया है, जो संभावित भारतीय हमले की स्थिति में पाकिस्तानी टॉप अधिकारियों की रक्षा करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और तस्वीरें बताती हैं कि एफओजी के हथियारबंद सैनिक इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में देखे गए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान एयरफोर्स के नोहर खान एयरबेस से भी एफओजी से जुड़े सुराग मिले हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ चुके अमेरिकी और ब्रिटिश प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों से जुड़े सैनिक अब पाकिस्तान में सक्रिय हैं। हालांकि एनडीटीवी इसका दावा नहीं करता, लेकिन इसमें जरा भी सच्चाई है तो तय है कि पाकिस्तानी जनरलों को अपनी सेना पर भरोसा नहीं। तो खबर से तो यही लगता है कि पाकिस्तान को अपने ही सेना पर, अपने ही सैनिकों पर पाकिस्तान के जनरलों को भरोसा नहीं रह गया है। यानी पाकिस्तान को भी भारत की सेना से डर लग रहा है और तभी भाड़े की सेना यानी पीएमसी पर भरोसा किया जा रहा है। और पीएमसी क्या है, कौन है इस सेना में, जरा समझिए। जी विकास। पीएमसी यानी कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। निजी कंपनियों को पैसे के बदले जंग लड़नी होती है और ऐसी कंपनियों को पीएमसी कहते हैं। निजी कंपनियां जो पैसे के बदले सुरक्षा प्रदान करती हैं और पाकिस्तान में 2 प्राइवेट निजी कंपनियों की सेना देखी गई है सूत्रों के मुताबिक। ये जो खबर आई है ये हम आपको बता रहे हैं फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप यानी कि एफओजी। एफओजी अमेरिका की एक निजी सुरक्षा कंपनी है। डेल्टा पीएमसी जो ब्रिटेन की निजी सुरक्षा कंपनी है। तो ये 2 जो सुरक्षा कंपनियां हैं उनकी जो सेना है, सैनिक हैं, वो वहां पर आए। यानी भाड़े के जो सैनिक हैं वो देशभक्ति का जज्बा कहां से लाएंगे विकास, हमारे भारतीय जवानों की तरह। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अगर भाड़े के सैनिक आपको बुलाने पड़ रहे हैं तो इसी से आप समझ लीजिए कि आधा युद्ध तो आप पहले ही हार चुके हैं और आपके पास कुछ बचा नहीं है और इसलिए किराए के टट्टू लेके आ रहे हैं।
तो वक्त के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। एक तरफ सीमा पर जंग जैसे हालात हैं और दूसरी तरफ भारतीय सेना तगड़ी तैयारियों में जुटी हुई। और तैयारी होनी भी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। इस बीच आज एक और बड़ी खबर आई। 28 मई को रूस से भारत को स्टेल्थ युद्धपोत तमाल मिलेगा, जिसे दुश्मन का काल कहा जाता है, माना जाता है। देखें रिपोर्ट। जल, थल, नभ में दुश्मन के दांत खट्टे करने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। आसमान में रफाल गरजेगा, समंदर में तमाल दुश्मन का काल बनेगा। दुश्मन के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर आ गई। समंदर की लहरों पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने वाला रूसी स्टेल्थ युद्धपोत तमाल 28 मई को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। भारतीय नौसेना में तमाल की एंट्री होते ही हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रूस के फेमस यंतर शिपयार्ड में बना 3900 टन का ये फ्रिगेट 1 महीने के अंदर लेनिनग्राद में आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा जाएगा। ये डिलीवरी श्रृंखला के पहले युद्धपोत आईएनएस तुशील के सफल शामिल होने के बाद हुई, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर 2024 को अपनी रूस यात्रा के दौरान कमीशन किया था। देखिए, नाम तो इसका तमाल है, लेकिन कमाल समझिए। तमाल का परीक्षण भारतीय नौसेना के अधिकारियों की मौजूदगी में रूस में पूरा कर लिया गया है। पूरा ही नहीं कर लिया गया है, भारतीय सेना और नौसैनिकों का एक दल जो तकरीबन 200 कर्मियों का दल है, उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो इस युद्धपोत को रूस से यहां तक ला सके। तमाल युद्धपोत सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है। यह दुनिया भर की बात हम कर रहे हैं। आखिर ये युद्धपोत जो आपके सामने दिख रहा है ना, इतना घातक क्यों है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी, तलवार की तरह तेज धार वाला युद्धपोत सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्रति घंटा नॉटिकल माइल की रफ्तार से ये समंदर में तैरता है। एक मिशन पर 3000 किलोमीटर की रेंज की क्षमता है इसके। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी इस शिप से दागी जा सकती है, जो दुश्मन को दहलाने के लिए काफी होती है। दुश्मन के जहाजों के लिए तमाल बहुत ही बड़ा खतरा है और पनडुब्बी रोधी रॉकेट और टारपीडो इसमें मौजूद है, जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है और दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी ले जाने में सक्षम है। यहां से हेलीकॉप्टर को संचालित भी आप कर सकते हैं, यानी कि ताकत में कई गुना बढ़ोतरी। और यही वजह है कि इसको तमाल को कमाल कहा जा रहा है, जैसा कि आशुतोष ने आपको बताया। पहलगाम हमले में जिन 26 बेकसूरों की जान गई थी, उनमें नौसेना के कमांडर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके परिजनों से मुलाकात की है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों से मिलने का कार्यक्रम पहले से तय था। सुबह राहुल गांधी अपने आवास से हरियाणा के करनाल रवाना हुए। राहुल गांधी के आने की खबर मिलने से विनय नरवाल के घर के बाहर मीडिया का भी जमावड़ा था। कांग्रेस के स्थानीय नेता और आस पड़ोस के लोग भी जमा थे। इन सब के बीच सुरक्षा घेरे में वो घर के अंदर दाखिल हुए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वो कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात थे। मातम हर मौत पर होता है, लेकिन जिंदगी जब इस तरह खत्म हो जाए तो अफसोस ज्यादा होती है। बैसुन घाटी में दहशतगर्दों के हाथों जान गंवाने वाले विनय नरवाल के साथ एक अफसोस ये भी जुड़ता है कि मात्र 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और वो पत्नी के साथ सुकून तलाशने कश्मीर पहुंचे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है इजराइल का यमन पर एयर स्ट्राइक। जी हां, यमन की राजधानी सना पर हमला किया गया है। इजराइल ने लड़ाकू विमानों से हमला बोल दिया है और सना पर इजराइल ने बम बरसा दिए हैं। सना के एयरपोर्ट पर इजराइल का यह हमला एयरपोर्ट हुथी के नियंत्रण में है। तो यह बड़ी खबर, इजराइल ने अपने अटैक को जारी रखा है। यमन की राजधानी सना पर हमला किया गया है। ये हमला इजराइल के एयरफोर्स ने किया है। इस हमले में इजराइल ने एयरपोर्ट हुती के नियंत्रण में उसको निशाने पर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने यमन की राजधानी सना का एयरपोर्ट है जो हुती के कब्जे में है, उस पर हमला कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर धुएं का गुबार दिख रहा है इस हमले के बाद। أنا مصنع سمنت عمرنا حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم على من أراد دمار البلاد
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل من أراد دمار البلد هذا لا حول ولا قوة إلا بالله دمروا مصنع سمنت عمره لا إله إلا الله بس दिल्ली सरकार साफ सफाई में जुटी हुई है। एनडीएमसी ने भी अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीपी यानी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में देखी गई स्वच्छता अभियान में शामिल हुई। दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सबसे पहले गंदगी से निपटना जरूरी है। ऐसे में जनता को संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरी और कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में हुई साफ सफाई में अपना योगदान दिया। आसपास काफी सारे लोग थे। अभियान में सीएम को साथ पाकर लोग उत्साहित दिखे। ये सिंबॉलिक था, परंतु एक संदेश जरूर पूरी दिल्ली में हमने सभी अधिकारियों को दिया, सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है कि दिल्ली में सफाई अभियान को दुरुस्त करने के लिए, स्वच्छता को ठीक से लागू करने के लिए सभी को अब सड़कों पे उतरना होगा। मंदिर पहुंचने के बाद दर्शन भी जरूरी है। रेखा गुप्ता हनुमान मंदिर के अंदर भी गईं, भगवान के आगे सिर नवाया। देखिए, देश भर में गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं देश भर से सामने आती रहती हैं। और यही वजह है कि गुजरात के दाहोद जिले के एक गांव में आग लगी तो कई मकान खाक हो गए। दाहोद, गुजरात। जबरदस्त आग, कई मकान राख। एक के बाद एक जद में आए घर। घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू। यह आग इतनी तेजी से फैली कि गांव के लोग बमुश्किल अपनी जान बचा पाए। लोग घरों से बाहर भागे क्योंकि एक के बाद एक मकान आग की जद में आ रहे थे। कुछ लोग अपने जरूरी और कीमती सामान लेकर निकले, लेकिन कई लोगों को आग ने इसका मौका नहीं दिया। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अमले को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की कोशिशों के बाद लपटें थमी। हादसा कैसे हुआ, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कई मकानों में लाखों की संपत्ति राख हो गई। जाहिर सी बात है, हादसे बताकर नहीं होते। बचाव के लिए बस सावधानी की जरूरत होती है। सांबा में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक फ्लाईओवर के नीचे सड़क धंस गई है, दरक गई है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद कर दी गई है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क सिर्फ नेशनल हाईवे होने की वजह से खास नहीं है। यहां पास में ही चीची माता का मंदिर है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। हैरान करने वाली बात है कि यह रोड सिर्फ 2 साल पहले ही बनकर तैयार हुई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मानसर मोड़ से लेकर चीची माता मंदिर तक ये फ्लाईओवर बनाया गया था। इसके दोनों ओर सड़क भी बनी थी। सांबा से आने वाले वाहन सीधा फ्लाईओवर से गुजर जाते हैं, या मानसर मोड़ या चीची माता मंदिर जाने वाले नीचे की सड़क से जाते हैं, जिसका एक हिस्सा अब ढह गया। हादसा दिन के समय हुआ और अच्छी बात यह रही कि उस दौरान यहां से कोई गाड़ी नहीं गुजरी। लेकिन 2 साल के अंदर भारी लागत से हुए निर्माण की यह हालत हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। स्थानीय लोग गुणवत्ता में कमी को लेकर नाराज हैं। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच की मांग हो रही है, कार्रवाई की मांग हो रही है और होनी भी चाहिए। ये पूरी सड़क ही सवालों के घेरे में है। 2023 में फ्लाईओवर बनने के कुछ महीने बाद ही चीची माता मंदिर के पास उसका एक हिस्सा धंस गया था। उस समय भी जांच की बात की गई थी और अब सड़क दरकने का यह दूसरा मामला सामने आया है। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में अपराध की 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दोनों ही राजेंद्र नगर इलाके से हैं और दोनों मामलों में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। पहली वारदात की बात करें तो तस्वीरें थोड़ा फिल्मी हैं। आपने खूब सुना होगा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन यह सीना जोरी कैसे होती है, इसकी जीती जागती तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजेंद्र नगर के ब्लॉक 51 में लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद उसकी पिटाई शुरू की। हर आने जाने वाले 2-2 हाथ लगा रहे थे, यानी बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे थे। लेकिन इसी बीच फिल्मी ट्विस्ट नजर आता है। चोर मौका पाकर बड़ा सा खंजर निकाल लेता है और पीट रहे लोगों में से कुछ को दौड़ा लेता है, और फिर वो कहां गया किसी ने नहीं देखा। इस दौरान वहां खड़े बाकी लोग भी घबराहट में भागते नजर आए। दूसरा वीडियो राजेंद्र नगर के ब्लॉक 22 का है।
यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा को लुटेरा गली में रोकता है, उसे देसी कट्टा दिखाकर बैग और पैसे मांगता है। छात्रा थोड़ी डरी हुई जरूर है, लेकिन कुछ समझदारी भी दिखाती है। वो बैग से पैसे निकालकर कुछ दूर फेंकती है। लुटेरा पैसे उठाता है, फिर खड़ा होता है और मौका देख छात्रा का पर्स भी छीनकर फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए दोनों बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश में पुलिस ने उन्हें रोका और लाठीचार्ज किया। बीपीएससी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर थे। इनकी संख्या काफी थी। ये नारे लगाते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। खाकी अमले और छात्रों में तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसा दी। पुलिस पीछे पीछे थी और बीपीएससी अभ्यर्थी खुद को लाठियों से बचाते हुए भाग रहे थे। इस भागम भाग में कुछ लोग गिर पड़े। कार सीट बचाकर हम लोग का हक मारी है। टीआरई 3 पर बचे हुए सीट पर सिर्फ हमारा हक है। सप्लीमेंट्री सरकार को जारी करना होगा। हम लोग अब 4 महीना से दर भटक रहे हैं। एक ठेला वाला पूछता है वो क्या मांग है आप लोग का, क्या आप कर रहे हैं, उसको समझ में आ जाता है। लेकिन इस यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के शिक्षा मंत्री को सिर्फ झूठा दिलासा देने आता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। खबर अब ओडिशा से, क्योंकि ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक बस कंट्रोल खोकर नदी में जा गिरी। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि ज्यादातर मुसाफिरों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा कैसे हुआ, कैसे एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनी, रिपोर्ट में देखिए। सड़क से करीब 20 फीट नीचे नदी में बस गिरी है। बस का एक हिस्सा पानी के ऊपर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जब हादसा हुआ होगा तब मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। ओडिशा के बालासोर में यह हादसा कैसे हुआ, हादसे की हकीकत और डरावनी है। हमको जब खबर मिला तो हमारा टीम यहाँ पे आए तो उस टाइम पे देखा कि ऑलरेडी 5-6 लोग बस के अंदर फंसे हुए थे। उनको हमारे टीम ने निकाला। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन हरकत में आई। एनडीआरएफ के जवानों ने बस में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। ज्यादातर मुसाफिरों को गंभीर चोटें आई हैं। उधर क्रेन की मदद से बस को नदी से बाहर निकाला गया है। दर्दनाक सड़क हादसे की डरावनी तस्वीरें जम्मू कश्मीर से भी आई हैं। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में एक बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 40 जख्मी हैं। सायरन बजाती एम्बुलेंस, लोगों की भीड़, अफरा तफरी का माहौल दर्दनाक हादसे की गवाही दे रहा है। करीब 50 फीट गहरी खाई में एक बस गिरी है। पहाड़ों पर लोगों की भीड़ जमा है। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। सड़क हादसे की लोकेशन है जम्मू कश्मीर का पुंछ। पुंछ के घानी मेंढर इलाके में ये बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 40 से ज्यादा मुसाफिर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के फौरन बाद सेना ने मोर्चा संभाला। दुर्गम पहाड़ी इलाके से एम्बुलेंस के जरिए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां लूट और हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। राजनगरी के सिकंदरा थाना क्षेत्र में 2 मई को ज्वेलरी शोरूम में वारदात को अंजाम देने वाले को ढेर किया गया है। वारदात शुक्रवार की है। बालाजी ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े बदमाश दाखिल हुए थे और शोरूम मालिक योगेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार 2 बदमाश अमन और फारूक ने वारदात को अंजाम दिया था।
अमन के द्वारा पुलिस टीम पर उसका असलहा लेकर के छीन करके और पुलिस टीम पर उसने फायर किया। इसमें पुलिस के द्वारा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ इसमें गोली चलाई। लूट और हत्या की वारदात के बाद पूरे शहर में हंगामा मचा था। व्यापारियों ने बाजार बंद रखे थे। समाजवादी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा था। आगरा पुलिस अब दूसरे फरार आरोपी फारूक की तलाश कर रही है। और अब बदले मौसम के मिजाज की बात करते हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत अपने अलग ही रंग में है। शिमला और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा राहत गर्मी का सितम झेल रहे राजस्थान को मिली है। मौसम का मिजाज बदला। अचानक काली घटा छाई और बादल जमकर बरसे। अप्रैल में जून जैसी गर्मी झेल रहे राजस्थान ने राहत की सांस ली है। इंसान ही नहीं, परिंदे भी सुहावने मौसम से सुकून में दिखे। राजस्थान में टेम्परेचर 46 डिग्री के पार था, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद पारा लुढ़ककर 30 डिग्री पहुंच गया है। राजस्थान से 832 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश पर भी मौसम मेहरबान हुआ है। इंदौर में मूसलाधार बारिश हुई है। मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ों में भी बादल जमकर बरसे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला के कई इलाकों में तगड़ी बारिश हुई है। कई जगह जल भराव भी हो गया है। शिमला के मॉल रोड और रिज पर सैलानियों ने बदले मौसम में जमकर लुत्फ उठाया। फैशन का ऑस्कर माने जाने वाले मेट गाला इवेंट में इस साल पहली बार शाहरुख खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी पहुंचे। न्यूयॉर्क में हुए इस इवेंट में इन्हीं सितारों के चर्चे थे और अपने डेब्यू में उन्होंने इतिहास भी रच दिया है। शाहरुख, कियारा, दिलजीत तीनों पहली बार न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजिक ऑफ आर्ट के मेट गाला आयोजन पर पहुंचे तो इतिहास रच दिया। शाहरुख मेट गाला में पहुंचने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। हालांकि सुर्खियां ये भी बनी कि इंटरनेशनल मीडिया शाहरुख को पहचान नहीं पाई। वहीं दुनिया भर में अपने दिल ल्यूमिनाती कॉन्सर्ट से छाए दिलजीत दोसांझ सिख रॉयल्टी को दर्शाते महाराजा अवतार में नजर आए। दिलजीत मेट गाला में पहुंचने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। कियारा आडवाणी बेबी बम्प के साथ डेब्यू करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। डिजाइनर गौरा गुप्ता की कस्टम ब्रेवहार्ट डिजाइन गाउन पहने कियारा रेड कारपेट पर मदरहुड को रिप्रेजेंट करती नजर आई। कियारा के अलावा रेहाना भी बेबी बम्प के साथ रेड कारपेट पर उतरी। दुआ लिपा, किम कार्दाशियन, माइली साइरस, केंडल जेनर जैसे सितारे भी इस गाला में शिरकत करने पहुंचे। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। केरल के त्रिशूर की बात कर देते हैं। यहाँ के बडक्कुनाथन मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव चल रहा है। खास मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचे। इनमें काफी लोग दूसरे जिलों से और राज्यों के भी हैं। इन सजे धजे हाथियों को देखिए। ऐसे नजारे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव की यही खासियतें श्रद्धालुओं को यहां खींच लाती हैं। त्रिशूरपुरम केरल के किसी मंदिर में होने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। इस मौके पर 10 मंदिरों के संत और पुजारी मिलकर वडक्कुनाथन मंदिर में शिव की वंदना करते हैं। पूरा माहौल भक्तिमय होता है। पारंपरिक गाना बजाना होता है। मंजर कुछ ऐसा कि हटने का मन ही ना करे। भक्ति का ये खूबसूरत अंदाज, श्रद्धालु इस माहौल में डूब जाते हैं।